फन भी होगा, कॉमेडी भी होगी। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम रिवीजन करेंगे बहुत ही सुनहरा सा चैप्टर जिसका नाम है रिटर्न। तो रिटर्न नाम का चैप्टर अक्सर ही बच्चों को परेशान करता है, थ्योरी चैप्टर है और रिटर्न से अक्सर एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता भी है। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा GSTR 1। GSTR 1 क्या होता है? जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस रहते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो हम रिटर्न यूज करते हैं उसको बोला जाता है GSTR 1। तो इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होते हैं, इसमें पेमेंट का कोई भी यूज नहीं है। तो सर ये GSTR 1 कौन फाइल करता है? तो सारे के सारे पर्संस इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन GSTR 1 फाइल करते हैं। सर कौन फाइल नहीं करता है? तो INCST ये वाले लोग फाइल नहीं करते। INCST इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, NRTP, कंपोजिशन, TDS, TCS और OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, ये सारे लोग GSTR 1 फाइल नहीं करते हैं। सर क्या तारीख है? तो अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो 11th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, अगर आप QRMP में हो तो 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, आज ही आएगी वो स्कीम, तो उसकी हम चर्चा करेंगे इसके बाद। सर अगर बिल्कुल सुकड़ा साफ है और एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी क्या रिटर्न फाइल करना है? हाँ, तो भी आपको नील GSTR 1 फाइल करना है। तो मैंडेटरी टू बी फाइल्ड। अच्छा, SMS फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप चाहें तो सिंपली एक मैसेज रहता है, वो मैसेज आप खुद ही कर सकते हैं और जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आपका नील GSTR 1 फाइल हो जाएगा। सर कौन कौन सी डिटेल्स आती है? तो यार ध्यान रखना, इनवॉइस वाइज डिटेल या कंसोलिडेटेड डिटेल। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करनी है कि कंसोलिडेटेड डिटेल अपलोड करनी है। तो सबसे पहले जो भी B2B इनवॉइसेस है, चाहे इंटरस्टेट हो चाहे इंट्रास्टेट हो, B2B इनवॉइसेस में सामने वाला क्रेडिट लेगा तो सर इस केस में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जहां पे इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, तो अगर इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। सर कहां कहां पे कंसोलिडेटेड डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी? तो अगर आपका इंट्रास्टेट सप्लाई है, अनरजिस्टर्ड को है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंसोलिडेट करके भी डिटेल अपलोड कर सकते हो। इंटरस्टेट सप्लाई है, अनरजिस्टर्ड को है पर 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख तक है, तो भी आप कंसोलिडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रही बात डेबिट क्रेडिट नोट्स की, तो जितने डेबिट क्रेडिट नोट्स हमने इशू करे हैं उसको आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सर अगर GSTR 1 में कोई गड़बड़ हो गई तो क्या GSTR 1 को अमेंड कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे वो इनकम टैक्स जैसा तो नहीं है रिवाइज रिटर्न। यहाँ पे आप सितंबर मंथ में एक टेबल रहता है अमेंडमेंट टेबल, तो उस अमेंडमेंट टेबल में आपसे जो गलती हो गई हो उसको आप अमेंड कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज होती है सर रेक्टिफिकेशन। अगर कोई रिटर्न में गलती हो गई हो और आप चाहते हो रेक्टिफाई करना, तो सर वो लास्ट डेट क्या है जब तक हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो वही हमारी डेट 30th day of November following the end of financial year to which such detailed persons or the date of filing of annual return whichever is earlier। हर बार आप यही डेट देखेंगे, तो 30th day of November following the end of financial year और date of filing of annual return। एक और चीज, सेक्शन नंबर 38 एक सिंपल सी बात कहता है, क्या सर आपको ITC मिल जाता है जैसे ही सामने वाला GSTR 1 फाइल करता है? तो यार देखो, सामने वाला 1 फाइल करता है, हमें GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि हमें GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होता है तो सर हम ITC ले सकते हैं, पर सरकार ने बोला हम चाहें तो आपके ITC में 2 अलग अलग कॉलम बनाएंगे, एक रिस्ट्रिक्टेड का और एक अनरिस्ट्रिक्टेड का। तो एक रहेगा रिस्ट्रिक्टेड ITC और एक रहेगा अनरिस्ट्रिक्टेड ITC। ये जो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड ITC है इसको तो आप बिंदास ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर रिस्ट्रिक्टेड ITC को हम कुछ कंडीशन के बाद ही आपको देंगे।
सर ये रिस्ट्रिक्शन कब तक लगा सकते हैं? तो ये रिस्ट्रिक्शन 1 साल तक लग सकती है। तो सर कहां कहां ये रिस्ट्रिक्शन लग सकती है? तो सरकार ने ऐसी आपको कंडीशंस बता के रखी कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने विद इन सच पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन उसने इनवॉइस इशू करा है, नया रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसने इनवॉइस इशू करा है। सर क्या ये पीरियड अभी प्रिस्क्राइब करा है? तो ये पीरियड अभी प्रिस्क्राइब नहीं करा है। फिर सर कोई ऐसा पर्सन जिसने टैक्स का पेमेंट नहीं करा है, जीएसटीआर 1 की लाइबिलिटी और जीएसटीआर 3B की लाइबिलिटी में मिसमैच है। जो आईटीसी 2B बता रहा है और जो 3B में आपने आईटीसी लिया है उसमें मिसमैच है। और सर आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है टैक्स लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने में, आपने रूल 86B का वायलेशन करा है और एनी अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सरकार चाहे तो यहाँ पे आपका आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब सर 2 रूल है, एक है रूल 88C और एक है रूल 88D। बहुत ही सिंपल सा रूल है। 88C बोलता है कि अगर आपके जीएसटीआर 1 की लाइबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 में आप ट्रांजैक्शंस दिखाते हो और जीएसटीआर 3B में जो आपने ट्रांजैक्शन दिखाया उनका आप पेमेंट करते हो। तो रूल 88C सिंपली बात बोलता है कि जीएसटीआर 1 की लाइबिलिटी तो 10 लाख है, 3B की 8 लाख है। तो ऐसा क्यों है? तो या तो आप वो जो 2 लाख का डिफरेंशियल अमाउंट है उसको इंटरेस्ट के साथ पे कर दो, या तो आप एक रिप्लाई दे दो जहां पे आप ये बता दो कि वो 2 लाख का कारण क्या है। सर कितने दिन में हमको रिप्लाई देना है? तो 7 दिन के अंदर अंदर हमको रिप्लाई देना है। अगर आपने ये नहीं पे करा डिफरेंस तो फिर आपका अमाउंट रिकवर कर देंगे इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 79, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 73 और 74। ठीक है, तो हम आपका अमाउंट रिकवर कर देंगे। अच्छा सर जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो आगे आप पढ़ोगे क्यूआरएमपी में उसको ब्लॉक कर देंगे अगर आप कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हो। ऐसे ही नया रूल आया है रूल 88D। रूल 88D सिंपली सी एक बात कहता है कि सर अगर आपका आईटीसी अवेल एक्सीड्स आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2A और 2B, तो सर फिर क्या करें? तो आपको डिफरेंशियल अमाउंट देना पड़ेगा आईटीसी का अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और फर्निश अ रिप्लाई एक्सप्लेनिंग सच डिफरेंस विद इन पीरियड ऑफ 7 days। तो सिंपल सी बात है कि यार देखो पहले 1 और 3B में डिफरेंस था, अब सिंपली क्या डिफरेंस है ना कि अगर आपका 2B में आईटीसी तो सिर्फ 2 लाख दिख रहा है और 3B में जो आईटीसी आप ले रहे हो वो 4 लाख है, तो 2 लाख का डिफरेंस है। आखिरकार ये डिफरेंस का कारण बताना पड़ेगा कितने दिन के अंदर अंदर। वैसा का वैसा सेम प्रोसीजर है, जैसा रूल 88C है वैसा सेम रूल 88D है। और अगर आपने नहीं बताया तो फिर हम अमाउंट रिकवर कर देंगे एज पर सेक्शन 73 और 74। अच्छा जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपका अबव इंटीमेशन पेंडिंग है तो। फिर सर एक होता है हमारा जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B सिंपल सा वैसा जीएसटीआर 1 जैसा ही है। जीएसटीआर 3B में जो ट्रांजैक्शन जीएसटीआर 1 में दिखा है उसका आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो जीएसटीआर 3B भी सबको फाइल करना है इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक्सक्लूडिंग वही हमारे आईएनसी एसटी वाले लोग। सर इसकी क्या तारीख है? तो मंथली है तो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो तो 22nd या 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो 24th और अगर अदर स्टेट्स है तो 22nd। अब सर क्या इधर भी नील फाइल करना पड़ता है? हाँ तो राजा इधर भी आपको नील जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ता है। एसएमएस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। क्या सर इसका भी रेक्टिफिकेशन करा जा सकता है? हाँ वही डेट 30th डे ऑफ द नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सर आप कहाँ रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते? तो इंपॉर्टेंट है स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन, तो यहां आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपका केस खुला है, स्क्रूटनी का मामला है, ऑडिट का मामला है, तो यहां कोई रेक्टिफिकेशन नहीं और आईटीसी भी नहीं मिलेगा आपके रेसिपिएंट को। ठीक है, इसके बाद एक रिटर्न होता है जीएसटीआर 4 दैट इज कंपोजिशन स्कीम। तो यार कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए थोड़ी सी रियायतें हैं। सिंपल सी बात कही है कि आपको रिटर्न भरना है कब? 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आपको एक तो जीएसटीआर 4 बनना है और आपको स्टेटमेंट भरना है जीएसटी CMP 08
18th डे ऑफ द मंथ ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। ठीक है, तो जैसे अप्रैल मई जून है तो क्वार्टर खत्म हो गया जून में, तो 18th हो जाएगा हमारा क्या, 18th जुलाई। सर क्या नील जीएसटी भी भरना है? हाँ, तो नील जीएसटी भी आपको मैंडेटरी है और एसएमएस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। अब एक चीज सर, अगर हम नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हैं या कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो देखो यार ध्यान से, अगर रेगुलर टैक्स पेयर है और कंपोजिशन में जा रहा है तो कंपोजिशन ऑप्ट कर रहा है, तो रेगुलर वाला अगर कंपोजिशन ऑप्ट कर रहा है तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सर कब तक सारे रिटर्न फाइल कर देने, तो सितंबर महीने का रिटर्न दैट इज 20 अक्टूबर और फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो ये 2 तारीख आपको बताई गई है, या तो सितंबर महीने का रिटर्न 20 अक्टूबर या फिर सर वो एनुअल रिटर्न, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन में जा रहे हो, अगर आप कंपोजिशन से रेगुलर में जा रहे हो तो भाई अब तो आप रेगुलर में आ रहे हो तो पुराना रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। कौन सा सर, जीएसटी सीएमपी 08। कब फाइल करना पड़ेगा, 18th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। और क्या जीएसटीआर 4 भी फाइल करना है? हाँ सर, जीएसटीआर 4 भी फाइल करना है, वही डेट है आपकी 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, उसके बाद जीएसटीआर 5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, बंजारे लोग, इनके लिए सर कौन सी टाइम लिमिट है, तो इनको कहा गया 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ। मतलब जनवरी का रिटर्न ये कब भरेंगे, 13 फरवरी, और 7 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जनवरी, ठीक है, और वैलिडिटी आपकी खत्म हो रही है 2 फरवरी को, आपका जो एनआरटीपी याद है 90 दिन की वैलिडिटी प्लस 90 दिन का एक्सटेंशन पॉसिबल है, तो 2 फरवरी को वैलिडिटी खत्म हो रही है प्लस 7 दिन, कितने हो गए, 9 फरवरी। तो यार 9 और 13 विच एवर इज अर्लियर। अब 9 और 13 विच एवर इज अर्लियर का मतलब हो जाएगा यहां पे पता है क्या, तो 9 फरवरी को आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, कौन सा, जीएसटीआर 5। उसके बाद जीएसटीआर 9A, 9A और 9C ये एनुअल रिटर्न होता है। ऑल दी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग सीटीपी, एनआरटीपी, टीडीएस, टीसीएस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनको हटा दो। इनको ड्यू डेट क्या है, तो 31st डे ऑफ द दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब एक चीज समझना, जीएसटीआर 9A रहता है फॉर कंपोजिशन, जीएसटीआर 9 रहता है फॉर अदर देन कंपोजिशन। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको कोई एनुअल रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। एक होता है जीएसटीआर 9C दैट इज ऑडिट। तो ऑडिट आपको तभी करना है जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है। सर ये ऑडिट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जहां पे आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 1, 3B और जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, इन तीनों को आपको मेल मिलाप मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये ऑडिट कब करवाना है, जब करवाना है जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद सर 9A 9C ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लोकल अथॉरिटी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर इनका अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिट कर रहा है कौन, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या कोई भी ऑडिटर जिसको लोकल अथॉरिटी ने अपॉइंट करा है, तो इनको ना 9 भरना है, ना 9A और ना ही 9C। उसके बाद रहता है जीएसटीआर 10 दैट इज फाइनल रिटर्न। तो सर फाइनल रिटर्न कब भरना है, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तब आपको फाइनल रिटर्न भरना रहता है। तो फाइनल रिटर्न आपको भरना है विद इन 3 months ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। तो जिस दिन कैंसिल हुआ या जिस दिन ऑर्डर हुआ विच एवर इज लेटर, और इसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरना है। उसके बाद रहता है हमारा जीएसटीआर 11 फॉर यूआईएन। तो यूआईएन वालों को जनरली रिफंड लेना रहता है, तो सारी की सारी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल फॉर रिफंड पर्पस इनको जीएसटीआर 11 में दिखानी पड़ती है। फिर सर सेक्शन नंबर 46 बात करता है रिटर्न डिफॉल्टर की। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करा है तो जाग जाओ, आपको नोटिस आएगा। अच्छा नोटिस आएगा तो आपको रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर अंदर,
15 दिन के अंदर अंदर, और अगर नहीं करा तो फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी असेस करेंगे एज पर सेक्शन नंबर 62। ठीक है सर, लेट फीस लगेगी क्या? हाँ, तो अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करा, जीएसटीआर 3B, फाइनल रिटर्न, टीसीएस स्टेटमेंट, तो आपकी लेट फीस लगेगी 100 रुपए हर दिन की, और 5000 विच एवर इज लोअर। अच्छा है सरकार ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोअर, वरना सरकार के इरादे तो हमेशा हायर के ही रहते हैं। और सर लेट फीस क्या है? तो राजा जीएसटीआर 1 और 3B अगर लेट फाइल करा तो ये हमारी लेट फीस लग जाएगी। ठीक है, तो सर क्या है लेट फीस, इसको ध्यान रखना है क्या? तो राजा लेट फीस ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है अगर 1-2 नंबर का उन्होंने पूछ लिया। तो अगर आपकी मेमोरी थोड़ी शार्प है तो आप याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में जनरली ऑप्शन आएंगे तो आपको थोड़ा क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो सर देखो ना यार, जीएसटीआर 1 और 3B, सबसे पहले अगर निल लाइबिलिटी है जीएसटीआर 1 और 3B में, उस केस में पेनल्टी बहुत सिंपल है, 500, 250 फॉर सीजीएसटी, 250 फॉर एसजीएसटी, और 20 रुपए, 10 फॉर सीजीएसटी और 10 फॉर एसजीएसटी। ठीक है, तो ये 20 रुपए पर डे और 500 विच एवर इज लोअर। सर अगर वो इंसान है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, तो आपको हम इतना ज्यादा लाइबिलिटी नहीं देंगे, लेट फीस नहीं देंगे, तो आपके लिए है 2000 और 50 रुपए पर डे। अगर सर टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ से कम है, तो भाई 5000 और 50 रुपए, और अगर आपने हद्दी मचा दी, मतलब 5 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर है, तो मारे भाई तो लग जाएगा 10,000 और 50 रुपए पर डे। ठीक है, याद रहेगा क्या? तो बहुत सिंपल है, इतना भी कोई टफ नहीं है। अब जीएसटीआर 4, तो जीएसटीआर 4 में सिंपल सी बात है कि अगर आपका जीएसटीआर 4 निल है तो भी लाइबिलिटी, तो सर 500 और 20 रुपए, पर अगर निल नहीं है, थोड़ा बहुत भी पेमेंट आ रहा है, तो फिर सरकार ने बिल्कुल कितना कर दिया, 2000 रुपए और 50 रुपीज पर डे। ठीक है सर, जीएसटीआर 9 और 9A, तो 9 और 9A में वापस से अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है या 5 करोड़ है, तो सर उस दिन में 50 पर डे और 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट विच एवर इज लोअर। पर सर अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है पर 20 करोड़ से कम है, तो 5 से तो ज्यादा है पर 20 से कम है, तो उस केस में सरकार ने बिल्कुल 50 रुपए का कितना कर दिया, 100 रुपए पर डे, पर ये वैसा का वैसा ही है 0.04। अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, बहुत बड़े इंसान हो रहे तुम तो फिर 200 रुपए फॉर एवरी डे और 0.5% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर। ठीक है सर, जीएसटीआर 7, तो जीएसटीआर 7 में आपका 50 रुपए पर डे और 2000 रुपए विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब सर एक और पॉइंट रहता है हमारा जीएसटीपी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। ये सिंपल सा क्या रहता है ना, हर काम हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं करा सकते क्योंकि उनका फीस बहुत ज्यादा रहता है। आप भी जल्दी जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, तो सीए लोगों का फीस बहुत ज्यादा रहता है और वो बिजी भी बहुत रहते हैं, तो यार सरकार ने एक अलग से डेजिग्नेशन निकाला है जीएसटीपी। जीएसटीपी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। ये जो जीएसटीपी है ये भी सीए जैसे ही काम करेगा, ये भी क्लाइंट के बिहाफ पे ही काम करेगा। इनफैक्ट इसे भी एक एग्जाम पास करनी पड़ेगी, बस इसकी फीस थोड़ी बहुत कम रहेगी एज कंपेयर टू चार्टेड अकाउंटेंट। तो सर एक बात बताओ, हमने तो जीएसटीपी को बोल दिया रिटर्न भरने का, जवाबदारी किसकी रहेगी? राजा हमेशा याद रखना, करेक्टनेस की जवाबदारी रजिस्टर्ड पर्सन की, इसका काम है फाइलिंग का, तो आप जो रिटर्न दोगे वो ये फाइल करेगा। कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई गड़बड़ हो गई तो जीएसटीपी को मत चिल्लाना, फिर रजिस्टर्ड पर्सन ही लायबल रहेगा। तो भाई रजिस्टर्ड पर्सन लायबल रहेगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन को ये बात इंश्योर करनी है कि सारी इंफॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है। सर कौन एग्जाम लेता है? तो नासिम एक इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम लेता है, जो जीएसटीपी एग्जाम लेता है। अभी ये जीएसटीपी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रही है। सर इसके बाद है हमारा क्यूआरएमटी स्कीम। देखो, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, नाम ही क्या है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। ये सिंपल सी बात बोलता है कि 3B तो क्वार्टरली बेसिस पे भरो,
पर टैक्स का पेमेंट कर देना क्या, मंथली बेसिस पे। बहुत ही वाहियात सी स्कीम है, अभी आप पूरा देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये कोई स्कीम हुई। तो सर ये QRMP स्कीम कब ली जा सकती है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक लिमिटेड है तो आप QRMP स्कीम को ले सकते हैं। सर उस क्वार्टर तक ये लिमिट आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी जब तक आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। जैसे ही टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा तो फिर आप अगले क्वार्टर से QRMP से आउट हो जाओगे। सर लास्ट रिटर्न जो भी आपका पेंडिंग है वो आपको फाइल करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग QRMP स्कीम। अब सर कब ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, तो बहुत सिंपल है, जैसे अप्रैल मई जून, इसके पहले वाला क्वार्टर कौन सा हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, मिड महीना कौन सा हुआ, फरवरी, तो फरवरी की पहली तारीख को पकड़ो, ठीक है। अप्रैल मई जून में पहला कौन सा मंथ हुआ, अप्रैल, अप्रैल की लास्ट तारीख को पकड़ो, तो 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल, जुलाई अगस्त सितंबर, इसके पहले क्या हुआ, अप्रैल मई जून, तो पकड़ना किसको है, अप्रैल मई जून, तो जुलाई अगस्त सितंबर। तो अब इस केस में आप पकड़ोगे किसको, जून को, और यहां पे कहां पे जाओगे आप, 31 अगस्त तक। सुनो वापस से बता, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून, इसके पहले वाला क्वार्टर क्या है, जनवरी फरवरी मार्च, किसको पकड़ना, फरवरी, तो ये हो जाएगा 1 फरवरी। फिर अप्रैल, अप्रैल से शुरू आना, तो अप्रैल की कौन सी तारीख पकड़ो आप, लास्ट, तो 1 फरवरी से लेकर कौन सा हो गया, 30 अप्रैल। अब जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर में क्या है, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून है। आप एक काम करो, किसको पकड़ोगे, जून को, तो जून की आप पकड़ो पहली तारीख 1 जून, और जुलाई अगस्त, तो अगस्त की पकड़ लो कौन सी तारीख, लास्ट तारीख। फिर है हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसके पहले क्या आएगा हमारा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 1 अगस्त से 31 अक्टूबर, और जनवरी फरवरी मार्च, तो 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी। तो ये है हमारी QRMP, जब एक्सरसाइज कर सकते हैं 2 महीने पहले एंड 1 मंथ लेटर, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है, इसको ध्यान में रखना यार, कभी पूछ ले वो एग्जाम में। अब सर QRMP का पेमेंट कैसे करेंगे, तो 2 सिस्टम है, एक है आपका फिक्स्ड सम मेथड और एक है सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स्ड सम मेथड बहुत सिंपल है कि आप तो एक काम करो, बेस बना दो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड को और एक फिक्स अमाउंट सरकार को दे दो। अगर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड क्वार्टर है तो एक काम करो, क्योंकि क्वार्टर है तो 3 महीना, तो इसलिए 35 अप्रैल में आप एक काम कर दो, 35% ऑफ कैश पेड इन प्रीसीडिंग क्वार्टर, मई में भी 35% ऑफ कैश, और 35 70 तो यहां हो गया, और जो बचा कुचा पैसा है वो जून में एक्चुअल बेसिस पे कर दो। सर अगर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड मंथ है तो भाई फिर तो आपको 100% ऑफ GST शुड बी पेड इन द प्रीसीडिंग मंथ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सर सेल्फ असेसमेंट, तो सेल्फ असेसमेंट सिंपल सा बोलता है जो एक्चुअल बेसिस पे टैक्स आ रहा है तो उसी बेसिस पे आप टैक्स पे कर दो। सर तारीख क्या है, तो अप्रैल का 25 मई, मई का 25 जून, और जून का है 25 जुलाई। सर कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है अगर आपका टैक्स लायबिलिटी प्रीसीडिंग में निल है या आपके पास ई कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है। इंटरेस्ट लग जाएगा 18% से अगर आपने शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स करा है। इंटरेस्ट का वैसा ही नियम है जैसा सेक्शन 50 बोलता है। अब देखो रेसिपिएंट को क्रेडिट कैसे मिलेगा, तो एक फैसिलिटी है जिसका नाम है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इन्होंने तो बोला क्वार्टरली भर दो, पर सर रेसिपिएंट बेचारे को क्रेडिट कैसे मिलेगा, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न जा रहा है, पेमेंट मंथली जा रहा है। जो मैं कह रहा था ना ये बकवास स्कीम है, अब आपको समझ में आएगा। इन्होंने क्या करा ना, एक स्कीम निकाली इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इन्होंने बोला एक काम करो, जो आपके 2 महीने ना क्वार्टर के, वहां पे आप इनवॉइस फर्निश करो। कौन सी फैसिलिटी से, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। हमने पूछा कोई लिमिट है, तो इन्होंने बोला भाई आप 50 लाख पर मंथ तक के इनवॉइस अपलोड कर सकते हो। फिर हमने बोला भाई तीसरे महीने, तो इन्होंने बोला भाई तीसरे महीने में तो क्वार्टरली रिटर्न जा ही रहा है ना, तो तीसरे महीने में तो क्वार्टरली रिटर्न जाएगा ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये वाली जो स्कीम है ना, ये बकवास स्कीम है। क्यों बकवास है,
भाई आपको अननेसेसरी वापस से ये भरना तो पड़ रहा है ना 2 महीने के लिए, क्योंकि रेसिपेंट बोलेगा मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, रेसिपेंट को क्रेडिट चाहिए। ठीक है, आया समझ में? फिर सर व्हाट आर द केसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग द डिटेल्स इन जीएसटीआर 1 और आईएफएफ? कहां पे रजिस्टर्ड पर्सन को ब्लॉक कर देंगे 1 और आईएफएफ से? तो सर अगर जीएसटीआर 3B नहीं भरा है प्रीसीडिंग मंथ का, जीएसटीआर 3B नहीं भरा है प्रीसीडिंग क्वार्टर का, रूल 88C का इंटीमेशन पेंडिंग है, या रूल 88C का कंपाइल आपने नहीं करा, जवाब नहीं दिया, रूल 88D का भी कंपाइलेशन नहीं करा, और आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स भी फर्निश नहीं करी, तो यहां पे हम आपका जीएसटीआर 1 आईएफएफ फैसिलिटी को ब्लॉक कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा रिटर्न नाम का चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को इसी तरह से अपना प्यार देते रहो, और वो जो छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है ना उसको क्लिक करो।